हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के शॉर्ट्स नोट्स है कुछ वो देखते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है विकास। तो विकास इसमें शॉर्ट नोट्स है, इससे एक सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। तो वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष व विकास उसके कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है। सीधा क्वेश्चन बनता है, वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है और विकास उसके कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है, ये ध्यान रखना। फिर विकास सतत प्रक्रिया है, लगातार चलता रहता है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग समय होता है। विकास सुव्यवस्थित क्रम में कैसे अपाद्य सिर से पाँव यानी सेफेलोपोडल बोलते हैं। अपाद्य एग्जाम में लिखा हो सकता है, यानी कि सिर से पाँव की ओर होता है विकास, और सेफेलोपोडल कहते हैं इसको। सिर से पाँव का इंग्लिश में हम कहते हैं सेफेलोपोडल प्रकार का होता है। भीतर से बाहर की ओर होता है, इसको कहते हैं प्रोक्सिमो डिजिटल। भीतर से बाहर की ओर विकास होता है। इसके बाद अगला पॉइंट गामक विकास में गामक की प्रक्रिया कैसे होती है। बैठना सबसे पहले, उसके बाद घुटने चलना, उसके बाद में चलना, पैरों पर चलना। इसके बाद में नेक्स्ट है विकास अंत्य क्रिया का परिणाम है। विकास जो है उसमें अंत्य क्रिया होती है और अंत्य क्रिया का परिणाम है। विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित है, अंतर निर्भर भी है। सारे जो विकास के अलग अलग पक्ष हैं वो एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर भी है। विकास संचयी प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। बालक व बालिका में विकास दर भिन्न होती है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है। विकास में परिपक्वता व अधिगम की भूमिका। विकास में परिपक्वता और अधिगम की भूमिका होती है। विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो एग्जाम में जैसे सीधी लाइन दे देते हैं एक, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत पूछते हैं। फिर RBSC की बुक है, उसमें से कुछ नोट्स है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत फ्राइड ने दिया। 5 अवस्थाएं हैं। मुख्य अवस्था जन्म से 18 माह तक, यानी जन्म से 1.5 वर्ष तक मुख्य अवस्था, जन्म से 1.5 वर्ष तक। गुदी अवस्था 18 महीने से 3 वर्ष तक होती है। उत्तर लैंगिक अवस्था 3 से 5 वर्ष होती हैं। तो एग्ज़ाम में, रीट एग्ज़ाम में या सीटेट एग्ज़ाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछते हैं, जो अवस्थाएं हैं उनको दे देते हैं, ये कहाँ से कहाँ कितने वर्ष तक है। जैसे उत्तर लैंगिक अवस्था 3 से 5 वर्ष है। फिर है सुप्त अवस्था 5 वर्ष से यौवन आरंभ तक सुप्त अवस्था होती है। फिर है जननांगीय अवस्था, वो यौवन आरंभ से उसके बाद तक की। जैसे ये जननांगीय अवस्था, इसमें से हम कह सकते हैं 18 साल के बाद में। ध्यान रखना है, मुख्य जन्म से 18 माह है। गुदी 18 महीने से 3 वर्ष। उत्तर लैंगिक अवस्था 3 से 5 वर्ष उत्तर लैंगिक अवस्था है, यानी ये लगभग ये शेष अवस्था का लास्ट वाला टाइम आ गया उत्तर लैंगिक अवस्था। सुप्त अवस्था ये बाल्यावस्था वाला टाइम आ गया 5 वर्ष से यौवन आरंभ तक। 5 वर्ष से यौवन आरंभ तक, यानी हाँ ये लगभग हम कह सकते हैं 12-13 वर्ष तक, 12-13 वर्ष तक। सुप्त अवस्था 5 वर्ष से यौवन आरंभ तक, यौवन आरंभ का मतलब है 12-13 वर्ष तक। फिर जननांगीय अवस्था, जननांगीय अवस्था हो जाएगी 12-13 वर्ष से बाद वाली अवस्था। फिर इसमें एक पॉइंट है, व्यक्तिगत विकास का आधार जैविक व लैंगिक। ये दोनों ने बताया, किसने? फ्राइड ने भी बताया और एरिक्सन ने। एरिक्सन का सिद्धांत है मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत, फ्राइड का है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, ये ध्यान रखना है। और इन दोनों ने व्यक्तित्व विकास का आधार क्या बताया है, एक तो जैविक और वह लैंगिक बताया। जैविक व लैंगिक दोनों का आधार क्या है? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत और मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का आधार, व्यक्तित्व विकास का आधार है जैविक व लैंगिक, इस आधार पर बनता है। अब एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, तो एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई है। अब एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई है? 5 अवस्थाएं बताई थी। ये 5 फ्राइड ने बताई थी और एरिक्सन ने कितनी बताई है? एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई है। मुख्य अवस्था जन्म से 1.5 वर्ष तक। गुदी अवस्था 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक, ठीक है, 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक, ये सेम ही अवस्था होगी।
फ्राइड ने भी यही बताई थी। लैंगिक अवस्था 3 से 5, ये भी सेम होगी, इसमें उत्तर लैंगिक अवस्था। फिर सुप्त अवस्था 6 से 12 वर्ष, ये भी सेम हो गई। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। पूर्व प्रौढ़ावस्था 18 से 35 वर्ष। पूर्व प्रौढ़ अवस्था से पहले प्रौढ़ावस्था 22 से 50, तो ये ध्यान रखना, प्रौढ़ावस्था 22 से 50, पूर्व प्रौढ़ावस्था 18 से 35 वर्ष। तो ये अवस्था, ये दो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली है। किशोर अवस्था तक तो हमें पता ही है 12 से 18 वर्ष। पूर्व प्रौढ़ावस्था हो जाएगी 18 से 35 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था हो जाएगी 22 से 50 वर्ष। इसमें एरिक्सन ने कुछ और भी बातें बताई थी। संघर्ष क्या क्या होता है, विश्वास वर्सेस अविश्वास, आत्मनिर्भरता वर्सेस शंका व लज्जा, पहल बनाम अपराध बोध, उद्यमिता वर्सेस हीन भावना, तादात्मिकता वर्सेस भ्रांति। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, विश्वास के वर्सेस कौन सी अवस्था इसने एरिक्सन ने बताई, अविश्वास। आत्मनिर्भरता के विपरीत कौन सी अवस्था है, आत्मनिर्भरता या शंका व लज्जा। पहल बनाम अपराध बोध, उद्यमिता वर्सेस हीन भावना, तादात्मिकता वर्सेस भ्रांति। फिर बीएड की एक मैथ्स बुक से मटेरियल लिए गए हैं, ये ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं। संज्ञानात्मक रचनावाद सिद्धांत, इसमें दो सिद्धांत आते हैं संज्ञानात्मक रचनावाद में, एक तो प्याजे आता है और एक दूसरा है वाइगोत्स्की। तो प्याजे है ज्ञान रचनावाद सिद्धांत दिया, और वाइगोत्स्की है वो सामाजिक रचनावाद। प्याजे का तो है ज्ञान रचनावाद और वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावाद। तो इसमें क्या विशेषता है, बालक अधिगम वातावरण के साथ साथ संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के साथ करता है, ये ध्यान रखना, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के साथ प्याजे ने कहा। वाइगोत्स्की का है कि अधिगम अंतःक्रियाओं पर आधारित होता है, समाज के साथ अंतःक्रिया होती है, समाज व संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका बताई है वाइगोत्स्की ने, और प्याजे ने मेन फोकस दिया संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर, ये अंतर है, ध्यान रखना। रचनावाद अनुसार कई शिक्षण विधियों जैसे सहयोगात्मक अधिगम, परियोजना विधि, खोज विधि, सहपाठी शिक्षण आदि का विकास हुआ। इम्पोर्टेंट है नोट, रचनावाद अनुसार कई शिक्षण विधियों जैसे सहयोगात्मक अधिगम, परियोजना अधिगम, खोज विधि, सहपाठी शिक्षण आदि का विकास हुआ है। तो हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन सी शिक्षण विधियों का विकास रचनावाद पर आधारित है, तो ध्यान रखेंगे सहयोगात्मक अधिगम, परियोजना विधि, खोज विधि, सहपाठी शिक्षण आदि का विकास हुआ। प्याजे अनुसार 8 से 12 माह एज में बालक में वस्तु स्थिरता आने लगती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं और पूछा भी गया है वस्तु स्थिरता के बारे में। प्याजे के अनुसार क्या है, 8 से 12 माह यानी लगभग 1 साल से कम, 1 साल, लगभग 8 से 12 माह एज में बालक में वस्तु स्थिरता आने लगती है, एग्जाम में पूछा हुआ है। 7 से 8 माह एज में तार्किक क्षमता का विकास होने लगता है। तार्किक क्षमता का विकास एग्जाम में पूछेंगे कब से होने लगता है, तो 7 से 8 माह एज में, 7 से 8 माह एज में तार्किक क्षमता का विकास होने लगता है। फिर संवेदी, इम्पोर्टेंट एक टॉपिक बिंदु है, संवेदी कामुक अवस्था के अंतिम चरण तक यानी 2 वर्ष तक, संवेदी कामुक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। संवेदी कामुक अवस्था के अंतिम चरण तक 2 वर्ष तक बच्चे में मानसिक निरूपण की क्षमता का विकास होने लगता है। बच्चे में मानसिक निरूपण कब से विकास होने लगता है, तो ध्यान रखेंगे संवेदी कामुक अवस्था के अंतिम चरण यानी 2 वर्ष तक बच्चे में मानसिक निरूपण की क्षमता का विकास होने लगता है। ये कौन कहता है, ये प्याजे के अनुसार है। तो रीड में ऐसे ही पूछते सीधे क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार। फिर एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है संधारण, कंजर्वेशन के नियम की समझ। तो संधारण नियम क्या है, आकृति अथवा रखने के तरीके में परिवर्तन से किसी वस्तु की संख्या या मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई भी आकृति है या कोई भी चीज़ को अलग अलग तरीके से रखते हैं, उस तरीके में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन से किसी वस्तु की संख्या या मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। यह समझ बालक में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होना आरंभ हो जाता है। तो मूर्त
जो संक्रियात्मक अवस्था है इस अवस्था में हमें पता चलता है। तो ये इसका मतलब क्या है, जैसे कोई छोटी गिलास, बड़ी गिलास, मोटी गिलास, उसमें अलग अलग कोई जूस वगैरह हमने भर दिया है तो बालक तो पता नहीं चलता है कि इसमें ज़्यादा मात्रा है, वो तो गिलास को आकार देख के वो सोचता है कि इसमें मात्रा ज़्यादा है। तो आकृति अथवा रखने के तरीके में परिवर्तन से किसी वस्तु की संख्या या मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, यह है संधारण नियम। और यह बालक में कब समझ में आता है, यह समझ बालक में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का ध्यान रखना। फिर वाइगोत्स्की के बारे में, संज्ञानात्मक विकास भाषा और सामाजिक व सांस्कृतिक अंतःक्रिया का प्रतिफल माना जाता है। वाइगोत्स्की कहता है संज्ञानात्मक विकास जो है भाषा और सामाजिक व सांस्कृतिक अंतःक्रिया, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया का प्रतिफल माना जाता है। जैसे खालिस्तान में पूछ सकते हैं रीट में, जो संज्ञानात्मक विकास है वो भाषा और सामाजिक व सांस्कृतिक अंतःक्रिया का प्रतिफल माना जाता है। खालिस्तान जैसे सीटेट में भी पूछते हैं, खालिस्तान दे देते हैं। ध्यान रखेंगे कि वाइगोत्स्की ने कहा था संज्ञानात्मक विकास भाषा और सामाजिक व सांस्कृतिक अंतःक्रिया का प्रतिफल माना है। फिर एक टॉपिक स्कैफोल्डिंग यानी ढांचा निर्माण। तो ढांचा निर्माण क्या होता है, शिक्षण के दौरान शिक्षक के द्वारा दिए जा रहे सहयोग के उपयुक्त समायोजन से हैं ताकि नया ज्ञान बच्चे की वर्तमान दक्षता में समाहित हो सके। तो जो शिक्षण जब टीचर पढ़ाता है तो उसमें शिक्षक के द्वारा जो सहयोग दिए जा रहे सहयोग के उपयुक्त समायोजन, जो सहयोग दिया जा रहा है उसका उपयुक्त समायोजन है, उपयुक्त तरीके से समायोजन करना है ताकि नया ज्ञान बच्चे की वर्तमान दक्षता में समाहित हो सके। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है ढांचा निर्माण, और ये गणित शिक्षण में ज़्यादा सहायक होता है, ये ध्यान रखना। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये गणित शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने सिद्धांत दिया है, ये वाइगोत्स्की ने दिया है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का अधिगम उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र में होता है। ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई बच्चा विभिन्न कार्यों को स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाता परंतु वयस्कों एवं अधिक कुशल सहपाठियों के सहयोग से कर सकता है, तो वो होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसमें स्वतंत्र रूप से तो बच्चा कोई कार्य नहीं कर पाता लेकिन वयस्क और अधिक कुशल सहपाठियों के सहयोग से कर सकता है। इसको क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे ही साइकोलॉजी और अन्य सब्जेक्ट के वीडियो या नोट्स, शॉर्ट नोट्स के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।